बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। सो जिस तरह से हमने लास्ट लेक्चर में केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री से केमिकल बॉन्डिंग को स्टार्ट किया था, ठीक है। उसमें हमने केमिकल बॉन्ड किस तरह से बनता है, पुराना कॉन्सेप्ट, पुरानी थ्योरी क्या थी, मॉडर्न थ्योरी क्या थी, ठीक है, सब कुछ बहुत डिटेल में देख लिया था और वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है कॉन्सेप्ट के लिहाज से, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग का आप लोग को क्यों समझ नहीं आता, क्योंकि आपकी एकेडमीज़ में मोस्टली जो है वो वही आपको जो फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था ना, उसी बेस पे लेके पढ़ाते हैं और फिर आप लोग को जो है ना उससे जो भी MCQs आते हैं तो आप लोग उसी वक्त अटक जाते हैं। तो बेटा अटकने का जो मैं बताऊं कि अटक क्यों जाते हैं आप लोग, क्योंकि आप लोग को जो जिस वे से पढ़ाना चाहिए ना, MD-CAT वे से डिटेल में, उस पे में पढ़ाया नहीं जाता, ठीक है। और ये बहुत केमिकल बॉन्डिंग बहुत बोरिंग आपको क्यों लगता है, क्योंकि आपको उस वे से ही नहीं पढ़ाया जाता जिस वे से आपको पढ़ाना चाहिए। तो मेरा फर्स्ट लेक्चर आप लोगों ने यकीनन अटेंड किया होगा, तो अगर नहीं किया तो काइंडली वो अटेंड करें, ठीक है। उसके बाद ये सेकंड लेक्चर पे आइएगा। आप लोग देख रहे होंगे कि मैं किस तरह से अच्छा और डीप में लेके चल रही हूँ। सो जो ये लेक्चर ले लेगा ना, तो भले किसी भी वो प्रोविंस का हो, ठीक है, कहीं भी वो टेस्ट दे तो वो कभी भी कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन को चूज़ करने में, आंसर को चूज़ करने में, करेक्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर को चूज़ करने में। सो स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव में दोबारा से दिखा देती हूँ। हमने जो है लास्ट टाइम लास्ट वाली वीडियो में क्या डिस्कस कर लिया था, केमिकल बॉन्ड डिस्कस कर लिया था, ठीक है। और केमिकल बॉन्ड की जो कॉजेज ऑफ केमिकल बॉन्ड देख लिए थे। एक तो पुराना कॉन्सेप्ट था कि इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी फॉर बॉन्डिंग क्या होती है, और सेकंड जो था वो है एनर्जेटिक ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है, जो कि एक मॉडर्न थ्योरी है, ठीक है। सो इसमें हमने यही पढ़ा था कि जो बॉन्ड कोई एटम या आइंस या मॉलिक्यूल जो आपस में बॉन्ड बनाते हैं, वो इस वजह से बनाते हैं क्योंकि उनमें एक अट्रैक्शन होती है, ठीक है, अट्रैक्शन और फोर्स होती है, इससे वो बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ बॉन्डिंग क्या कह रही थी कि वो एटम्स और आयन इस वजह से बॉन्ड बनाते हैं क्योंकि वो नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना उनकी तरह बनना चाह रहे हैं, उनकी तरह वो नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना चाह रहे हैं, ठीक है। नोबल गैस आपको पता है जीरो ग्रुप होता है जो कि पीरियोडिक टेबल के राइट कॉर्नर पे होता है, ठीक है। लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में मैंने बताया था कि किस तरह से एटम उसकी तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और वो क्यों क्योंकि वहाँ जो आपका जो जीरो ग्रुप है, जो नोबल केसेस है, उनका जो है ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट हुआ होता है, मतलब वो स्टेबल हुए होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से कहते हैं पुराना कॉन्सेप्ट जो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ बॉन्डिंग था ना, ये यही कहता है कि एटम्स और आयन इस वजह से बॉन्डिंग करते हैं क्योंकि वो नोबल गैस की तरह बनना चाह रहे हैं। नोबल गैस की तरह जो है वो क्या कहते हैं, नोबल गैस की तरह पुर इख्तियार बनना चाह रहे हैं कि मतलब उसमें उनका ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट हो जाए, ठीक है। ना उनको किसी से लेने इलेक्ट्रॉन की लेने की नीड हो, ना किसी से देने या ना किसी से शेयर करने की नीड हो, तो उस तरह से बनने की कोशिश करते हैं, जैसे वो बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है। सो फिर उसमें हमने कुछ एक्सेप्शन भी देखी थी पुराने कॉन्सेप्ट में कि उनमें एक्सेप्शन ये आ गई थी, बेरियम क्लोराइड को देख लिया था, और हमने क्या देखा था, फॉस्फोरस दूसरा हमने जो एक्सेप्शन देखा था, कि मैं दोबारा से रिवाइज करवा दूँ, ठीक है। एक तो बेरियम क्लोराइड देखा था, एक ट्राईफ्लोराइड देखा था, ठीक है, बोरोन ट्राईफ्लोराइड, ठीक है। सो इसमें हमने देखा था कि अब वो लोग बॉन्डिंग भी, मतलब ये बेरियम क्लोराइड में क्या हो रही है, इनमें बॉन्डिंग भी हो रही है लेकिन इनका ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से तो ये थ्योरी गलत हो जाती है, पुराना कॉन्सेप्ट। तो फिर हमारी जो नेक्स्ट थ्योरी आई, मॉडर्न थ्योरी, उसने क्या बताया, उसने बताया कि मॉडर्न थ्योरी ने बताया कि जो एटम्स बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है, एटम जो बॉन्ड बनाते हैं आपस में, वो बेसिकली क्या करते हैं, वो स्टेबिलिटी अचीव करना चाह रहे, अटेन करना चाह रहे होते हैं। स्टेबिलिटी किस तरह से अटेन करेंगे, तो जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, आपको पता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें एनर्जी सिस्टम से क्या हो, रिलीज हो रही हो। तो जब सिस्टम से एनर्जी रिलीज होगी तो उस सिस्टम की खुद की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। तो जब एटम्स बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन में जब एनर्जी रिलीज होती है और एटम्स की जो है एनर्जी फिर कम हो जाएगी, मतलब उस सिस्टम की, उस एटम्स की, उस जो बॉन्ड बन रहा है जिस एटम्स के दरमियान, उनकी एनर्जी कम हो जाएगी। जब एनर्जी कम हो जाएगी तो वो किस में आ जाएगी, लो एनर्जी स्टेट में आ जाएंगे। और लो एनर्जी स्टेट में आपको पता है कि एटम्स जो है वो क्या रहते हैं, स्टेबिलिटी गेन कर लेते हैं। तो इस तरह से मॉडर्न थ्योरी ने ये बताया कि ज़रूरी नहीं कि वो अपना ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट करें नोबल गैसेस की तरह। अगर वो बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं तो इसका मतलब वो लो एनर्जी स्टेट में जा रहे हैं, और लो एनर्जी स्टेट में वो स्टेबिलिटी गेन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये लास्ट टाइम हमने काफ़ी डिटेल में देखा था, और फिर हमने ये ग्राफ भी देखा था। ये सब आप लास्ट वाली वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा,
तो अब हम जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है उसको देखने जा रहे हैं। थोड़ा सा मैंने पहले वाला रिवाइज कर दिया, लेकिन डिटेल में देख लीजिएगा। अच्छा, एटॉमिक रेडियाई क्या होता है? एटॉमिक रेडियाई द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ इट्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम। ये एक एटम है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, जो मैंने ग्रीन से बनाया ये क्या है? न्यूक्लियस है, और ये पूरा एटम है, ठीक है। अब ये क्या है? ये बाहर वाले शेल है, ठीक है, शेल है, ये फर्स्ट शेल है, और ये आपका क्या है? ये आपका न्यूक्लियस है, N फॉर न्यूक्लियस। तो अब जो रेडियाई जो अब एटम का हम साइज फॉर आपको कोई कहते हैं कि एटम का साइज निकाल के बताएं, तो आप एटम का साइज निकाल, एटम तो बहुत ही छोटा है जो कि हमें अभी तक नज़र भी नहीं आया साइंटिस्ट को। लेकिन साइज जो है मतलब साइज आप किस तरह से बताएंगे। तो साइज बताने के लिए आप एटम का साइज बताने के लिए रेडियस का वो करते हैं, रेडियस के थ्रू आप एटम का साइज बता सकते हैं, ठीक है। तो रेडियस किस तरह से आप बताएंगे, एटॉमिक रेडियाई किस तरह से आप निकालेंगे। अगर आपको एटॉमिक रेडियाई पता चल जाए तो आप उस एटम का साइज भी बता सकते हैं, अदरवाइज आप उस एटम का साइज नहीं बता पाएंगे। तो एटॉमिक रेडियाई बेसिकली होता क्या है? ये एक डिस्टेंस है, कहाँ से? सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस का सेंटर है ना, अगर मैं दूसरा कलर यूज़ करूँ, ठीक है, ये न्यूक्लियस मैंने बनाया था ना, अब इसका जो सेंटर है, ये जो मैंने एक डॉट येलो किया है, तो इसके सेंटर से जो आउटर मोस्ट शेल है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मैंने शेल बनाया, ठीक है, अगर मैं एक दूसरा कलर यूज़ करूँ, आउटर मोस्ट शेल जो सबसे बाहर शेल होगा, फॉर एग्जांपल ये आप तसव्वुर कर लिए कि ये फर्स्ट शेल था, ठीक है, और ये सेकंड शेल है, मतलब आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? ये सेकंड वाला। तो यहाँ से सेंटर ऑफ द, अगर मैं कलर दोबारा से चेंज करूँ, ठीक है, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से ये आउटर मोस्ट शेल तक, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये बेसिकली एटॉमिक रेडियाई कहलाता है, ठीक है, एटॉमिक रेडियस कहलाता है, ठीक है। तो अब आपने अगर ये रेडियस निकाल लिया ना, तो आप किसी भी एटम का साइज इजीली बता सकते हैं। मतलब एटॉमिक रेडियाई बेसिकली क्या है? ये वो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल, ठीक है, टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम, ठीक है, जिस एटम का आप मालूम करना चाह रहे हैं। अब ये तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बता रही हूँ कि भाई इसकी वेरिएशन किस तरह से होती है पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियाई की ना। तो पीरियोडिक टेबल में अगर मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले मैं आपको पीरियड्स में बताती हूँ, फिर हम ग्रुप में चलेंगे। पीरियड्स तो आपको पता है ना कि जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियड में, जो किस तरह से जो रोज़ होती हैं वो पीरियड्स होते हैं, तो पता होगा ना, और जो कॉलम्स होते हैं वो ग्रुप्स होते हैं। तो अब अगर आप पीरियड में हम क्या कर रहे हैं, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, अगर लेफ़्ट से राइट मूव करना चाहेंगे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, तो जब भी हम पीरियड में व्हेन मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो क्या होगा, अगर मैं इसको रेस करूँ, इसको रेस कर दूँ ना, ज़रूरत नहीं है इसकी। देखें, ये हमारे पीरियड्स हैं इस तरह से, और ये हमारे ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। इस तरह से अगर हम जाएंगे तो ये पीरियड्स होंगे, जो रोज़ होंगे, और जो कॉलम्स है तो पता है ना, ये सारी तो पीरियडिक टेबल में आप इंशाल्लाह मैं डिटेल में करवाऊंगी भी। बेसिकली मैं बता रही हूँ कि एटॉमिक रेडियाई के क्या ट्रेंड है, ठीक है। ट्रेंड सबसे पहले पीरियड में देखेंगे, तो जब भी आप पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, ठीक है, मतलब लेफ़्ट से राइट जब आप जाएंगे ना, तो क्या होगा, सबसे पहले आपको लिथियम मिलेगा, उसके बाद बेरिलियम मिलेगा, फिर बोरोन मिलेगा, फिर कार्बन मिलेगा, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियॉन। तो बेसिकली अब इसमें होता क्या है, जब आप लेफ़्ट टू राइट जाते हैं पीरियड्स में, तो बेसिकली हो क्या रहा होता है, इसमें इंक्रीज होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है कि अगर मैं आपको देखें, इस लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है 3, ठीक है, और बेरिलियम के क्या है 4, और बोरोन का क्या है 5। तो इससे क्या समझ आ रहा है आपको? तो बेटे इससे ये आपको समझ आ रहा है कि मैम जब भी हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे ना, आप ये बोलेंगे कि मैम जब भी हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, मीन एडिशन, जो सक्सेसिव एडिशन ऑफ प्रोटोन है वो बढ़ेगा। आप खुद देखें, लिथियम का 3 है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है, जो न्यूक्लियस के अंदर ये एटम है, इस एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है, इसके अंदर जो प्रोटोन की तादाद है, ठीक है, वो और जो बाहर जो इलेक्ट्रॉन की तादाद है, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो पता है ना आपको। तो एटॉमिक नंबर क्या है, जितने आप न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे वो आपका एटॉमिक नंबर है। तो जब एटॉमिक नंबर लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, मतलब प्रोटॉनों की तादाद बढ़ रही है। प्रोटॉनों की तादाद के लिए या इलेक्ट्रॉनों की तादाद के लिए कि शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ रही है और न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की तादाद बढ़ रही है, ठीक है। इसका मतलब कि जब आप लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, अगर मैं इसको रेस करूँ, ठीक है, जब आप लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो प्रोटॉन
नंबर इंक्रीज होंगे इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ठीक है। अब जैसे लिथियम में पहले न्यूक्लियस लिथियम के न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन थे, बेरिलियम में 4 हो गए, बोरोन में 5 हो गए, मतलब प्रोटॉन नंबर इन न्यूक्लियस इंक्रीज हो रहा है। तो जब प्रोटॉन नंबर इंक्रीज होगा मीन हम कहेंगे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब क्या, किस तरह से आप समझेंगे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। तो जब प्रोटॉन बढ़ेंगे तो हम यही बोलेंगे ना कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। तो जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो क्या होगा, ये एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं। तो बेटे आपने कमेंट कर लिया होगा और आपने कमेंट में यही लिखा होगा कि मैम जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा है क्योंकि प्रोटोनों की तादाद बढ़ रही है, उसको हम कह रहे हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर, क्योंकि प्रोटोन न्यूक्लियस में होते हैं तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। तो जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो जो वो होगी न्यूक्लियस की जो इलेक्ट्रॉन पे जो ग्रिप होगी ना वो और ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, वो और ज़्यादा हो जाएगी और उसकी वजह से क्या होगा, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होगा। एटॉमिक रेडियाई क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ठीक है। सो आई होप कि आप लोग समझ रहे हो, ठीक है। सो ये बात तो मैंने क्लियर कर दी। दूसरी है कि शील्डिंग इफेक्ट रिमेन कॉन्स्टेंट। ये शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट बेटे ये होता है कि हम जो ग्रिप की बात करते हैं ना, जैसे कि अगर मैं दोबारा से आपको बताऊं कि शील्डिंग, अब इसमें देखें जब आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या शेल नंबर चेंज हो रहा होता है, नहीं। अगर आप फर्स्ट पीरियड में जाते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट पीरियड में मतलब फर्स्ट शेल ही चलता है। अगर आप सेकंड पीरियड में जाते हैं तो सेकंड शेल ही चलता है, मतलब शेल जो होता है ना एटम का वो चेंज नहीं होता, ठीक है, इन पीरियड। तो जब वो चेंज नहीं होगा तो जितने नंबर, जैसे कि ये सेकंड शेल है, ठीक है, और ये फर्स्ट शेल है, तो अब ये न्यूक्लियस से और ये आउटर मोस्ट शेल जिसे हम वैलेंस शेल कहते हैं, इसके दरमियान कितने शेल आ रहे हैं, सिर्फ एक शेल आ रहा है ना एक्स्ट्रा। तो जो जितने नंबर ऑफ शेल आएंगे, ठीक है, इन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल, वो होता है शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। तो अब इसमें शील्डिंग इफेक्ट कह रहे हैं कि कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि पीरियड कांस्टेंट होगा, जाहिर सी बात है आप एक स्पेसिफिक पीरियड की बात कर रहे होंगे, तो उस स्पेसिफिक पीरियड में जो है वो शेल नंबर कांस्टेंट होगा। तो शेल नंबर जब कांस्टेंट होगा तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा, ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है, ड्यू टू एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेम शेल, की जो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना वो सेम शेल में ही हो रही होगी, ठीक है, मतलब जो ये इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं ना वो सेम शेल में बढ़ रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, एज अ रिजल्ट हम क्या कह सकते हैं कि न्यूक्लियस होल्ड करता है इलेक्ट्रॉन को मोर टाइटली टुवर्ड इटसेल्फ। जब खुद देखें जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस क्या करेगा, बहुत ज़्यादा जो है इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, टाइटली होल्ड करेगा अपनी तरफ, ठीक है। उस तरह से एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज हो जाएगा। जब एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होगा तो आप खुद बताएं कि क्या होगा, ठीक है। जब एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होगा लेफ्ट टू राइट पीरियड में तो साइज क्या हो जाएगा, साइज डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, वो मोर होल्ड हो जाएंगे, ठीक है। सो इस तरह से हम ट्रेंड लिख सकते हैं कि या लिथियम का साइज़ बड़ा है बेरिलियम से और बेरिलियम का ज़्यादा है बोरोन से और बोरोन का ज़्यादा है कार्बन से। अच्छा, ये तो आपको पता होगी ना, ये साइन जो हम शो करते हैं, ये देखें, ये एक मछली बना रही हूँ मैं, ठीक है, ये मछली है, ठीक है, फिश है, ये हमें सिखाया था क्योंकि हम इस साइन में बहुत कंफ्यूज। तो ये देखिए जब फिश का मुंह बंद है तो मतलब ये छोटा है, ठीक है, फिश का मुंह जब बंद होता है यहाँ से बंद है, तो इसका मतलब जो इस मुंह के सामने जो वैल्यू होगी वो फॉर एग्जाम्पल मैं 3 लिख दूँ, ठीक है, और अंदर मछली की फिश के मुंह के अंदर अगर मैं 4 लिख दूँ तो इसका क्या मतलब है कि 4 बड़ा है 3 से, क्योंकि खुद सोचिए मछली का मुंह जब बंद होगा तो कुछ कोई बड़ी चीज़ अंदर जाएगी नहीं, क्योंकि बंद है, कोई चीज़ ही नहीं अंदर जाएगी। तो इसका मतलब फिश के मुंह के सामने जो वैल्यू होगी वो छोटी होगी, और यहाँ से देखिए फिश का मुंह बड़ा खुला हुआ है तो यहाँ से बड़ी वैल्यू जा सकती है। तो इस तरह से आप याद रखें। अब आप लोग देख रहे होंगे कि लिथियम बड़ा है बेरिलियम से, आप देखें फिश के मुंह के अंदर लिथियम है, तो इसका मतलब इसका साइज़ ज़्यादा है, ठीक है। और इस तरह से बेरिलियम बोरोन से ज़्यादा बड़ा है और बोरोन कार्बन से ज़्यादा है और कार्बन नाइट्रोजन से ज़्यादा है, ठीक है। ये साइन मैं आपको समझा रही हूँ। और नाइट्रोजन का साइज़ ऑक्सीजन से ज़्यादा है, ठीक है। अब आ जाती है फ्लोरीन और नियोन में जो बच्चे रट्टा लगाना स्टार्ट हो जाते हैं कि मैम या प्रोफेसर से जो पूछते हैं कि फिर फ्लोरीन और नियोन में ये ट्रेंड क्यों नहीं है, फ्लोरीन और नियोन। अब आप लोग बच्चे बोल रहे होंगे कि मैम ऑक्सीजन का साइज़ बड़ा होगा फ्लोरीन से। नहीं बेटा, आप लोगों ने जो है ना
ये बात याद रखनी है कि फ्लोरीन का साइज़ बड़ा होता है ऑक्सीजन से और नियोन का साइज़ फ्लोरीन से भी बड़ा होता है। अब यहाँ पे आके ना ट्रेंड चेंज हो जाता है, यहाँ पे आके क्या हो गया, ट्रेंड चेंज हो गया। वो क्यों हो गया ट्रेंड चेंज? क्योंकि बेटे यहाँ पे आप लोगों ने देखना है, अगर मैं कलर चेंज करूँ कि फ्लोरीन में जब हम बनाते हैं ना उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो देखें ये फ्लोरीन में 3 लोन पेयर है। तो जब लोन पेयर बढ़ते हैं, तो लोन पेयर जब बढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है वो क्या होती है, उनमें रिपल्जन होती है। जब रिपल्जन होगी तो साइज़ क्या हो जाएगा, साइज़ बढ़ेगा। ठीक है, इस वजह से कह रहे हैं कि फ्लोरीन का साइज़ ज़्यादा होता है किससे, ऑक्सीजन से। देखिए साइन इस तरह से, मैंने इस तरह से नियोन में देखे, इसमें 3 लोन पेयर थे फ्लोरीन में, जबकि नियोन में कितने होते हैं, नियोन में 4 लोन पेयर होते हैं। और ये एक नोबल फैमिली से, देखिए इनका ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट है, कितने हैं, 4 लोन पेयर है। तो इसमें ज़्यादा होगी बनिस्बत जो लोन पेयर की जो रिपल्जन है, इलेक्ट्रॉनिक लोन पेयर की जो रिपल्जन है वो फ्लोरीन से ज़्यादा है ना नियोन में, तो इसकी वजह से नियोन का साइज़ और बड़ा है किससे, फ्लोरीन से। ठीक है, सो ये सारा ट्रेंड मैंने बता दिया, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अच्छा, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। देखिए वो पीरियोडिक टेबल आपको दिखाया हुआ है कि ये जो है, अगर मैं आपको दिखाऊं कि देखो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होता है, और क्यों होता है मैंने भी आपको पूरी कहानी बता दी। ठीक है, और जब हम ग्रुप में जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होता है, तो वो क्यों होता है वो भी आपको मैं आगे बता रही हूँ। देखें इन अ ग्रुप, अगर हम देखें कि इन अ ग्रुप में क्या होता है, तो बेटे इन अ ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं ना, तो टॉप टू बॉटम में क्या होता है कि एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होता है। किस तरह से इंक्रीज होता है कि इसमें जो शील्डिंग इफेक्ट होता है, सबसे पहले तो वो सक्सेसिव एडिशन हो रही होती है शेल की। आप खुद देखें, जब आप ग्रुप में जाएंगे, अगर मैं आपको पहली वाली तस्वीर दिखा दूँ या यही मैं आपको बना के दिखा दूँ कि बेटे जब आप ग्रुप में जाते हैं ना, तो वहाँ पे क्या हो रहा होता है कि शेल नंबर इंक्रीज़ हो रहा होता है। शेल नंबर जब इंक्रीज़ होगा, मैंने आपको खुद बताया था कि पीरियड्स में क्या होता है, शेल नंबर कांस्टेंट होता है। अगर आप सेकंड पीरियड में, तो वहाँ पे सेकंड वैलेंस शेल जो होगा वो सेकंड होगा। ठीक है, तो वहाँ पे शेल नंबर कांस्टेंट होता है पीरियड में, जबकि ग्रुप में ऐसा नहीं होता। ग्रुप में जब शेल नंबर कांस्टेंट नहीं होता और एडिशन हो रही होती है शेल्स की, तो खुद देखें जब एक एटम में 2 शेल है, ठीक है, और दूसरे में 3 है, तो ये वाला साइज़ ज़्यादा होगा ना जिसकी 3 शेल है। तो ये इस तरह से होता है ग्रुप में। अगर मैं पहले वाली ये जो डायग्राम मैंने दिखाई, तो अगर मैं इस यहाँ से आपको समझाऊं, देखें ये आपका था फर्स्ट पीरियड, ठीक है, और ये सेकंड, ये सेकंड, ये थर्ड, ठीक है। अच्छा, तो ये पीरियड में देखिए वैलेंस शेल सेम है। फर्स्ट पीरियड में देखें तो एक ही जो पहला वाला है वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सेकंड वाले में सेकंड वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, थर्ड वाले में थर्ड वाला है। ठीक है, पीरियड में देखिए शेल नंबर सेम है, कांस्टेंट रहता है, क्योंकि पीरियड में शायद से बात शेल नंबर कांस्टेंट ही रहेगा, जिस तरह से मैंने पहले बताया। लेकिन जब आप ग्रुप में आ रहे होते हैं ना, तो ग्रुप में क्या होता है कि शेल नंबर इंक्रीज कर रहा होता है। ठीक है, ग्रुप में क्या होता है, शेल नंबर इंक्रीज कर रहा होता है। अगर मैं आगे आपको एग्जाम्पल बताऊँ कि जिस तरह से मैंने बताया कि जब शेल नंबर इंक्रीज करेगा, ये एक न्यूक्लियस है और ये मैंने क्या बना दिया, देखिए ये क्या है, ये न्यूक्लियस है और ये एटम है, और ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है। ठीक है, इस तरह से मैं दूसरा बना रही हूँ, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है। आप मुझे खुद बताएं कौन सा आइटम बड़ा है, तो आप बताएंगे कि मैम ये वाला आइटम ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, ये वाला आइटम ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, इस तरह से क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ शेल ज़्यादा है, मतलब इसमें जो न्यूक्लियस से, अब आप ये बोलेंगे नंबर ऑफ शेल ज़्यादा है, आप बोलेंगे इसमें शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है। मैं बोलूँगी बेटा शील्डिंग इफेक्ट क्या है, आपने बोलना है कि मैम जो न्यूक्लियस से और जो वैलेंस शेल के दरमियान जितने भी शेल आ रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कितने शेल है, यहाँ पे 2 शेल है। ठीक है, न्यूक्लियस से वैलेंस शेल के दरमियान 2 शेल है, जबकि इस वाले में सिर्फ 1 शेल है। तो इसका मतलब शील्डिंग इफेक्ट किसका ज़्यादा हुआ, सेकंड वाले एटम का। तो सेकंड वाले एटम का अगर शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है, तो इसका मतलब इसका एटॉमिक रेडियस भी क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने बयान करना है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा ड्यू टू इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट। अब आप खुद सोचे, इसमें जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो क्या होगा, ग्रुप में डिक्रीज होगा ना। क्यों डिक्रीज होगा, खुद सोचे, यहाँ पे न्यूक्लियस की ग्रिप ज़्यादा थी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे ना, फर्स्ट वाले एटम में, जबकि यहाँ पे देखें यहाँ पे ग्रिप कम हो गई, क्योंकि ये बहुत दूर हो गया, क्योंकि बीच में क्या है, 2 शेल है। यहाँ पे ग्रिप कम है न्यूक्लियर चार्ज की सेकंड वाले में। तो जब ग्रिप कम होगी तो होल्ड जो होगा न्यूक्लियस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे कम होगा। जब कम होगा तो वो उनका साइज क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो इस वजह से कह रहे हैं कि इन अ ग्रुप हम देखते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता रहता है। वो क्यों होता है, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है। शील्डिंग इफेक्ट मीन कि जो वैलेंस शेल है और जो न्यूक्लियस के दरमियान न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान जितने नंबर ऑफ शेल आते हैं
फॉर एग्जाम्पल अगर नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज का जो ग्रिप होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे वो कम होता जाता है। तो जाहिर सी बात है जितने ज़्यादा नंबर ऑफ शेल होंगे उतनी ज़्यादा ग्रिप कम होता जाएगा और उतने ज़्यादा साइज बढ़ता जाएगा इन अ ग्रुप। ठीक है, सो एटॉमिक साइज फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या देखा आपने कि भाई इंक्रीज हो रहा है, और दो वजह मैंने बता दी। ठीक है, फिर तो इंक्रीज शील्डिंग इफेक्ट हो रहा है, उसकी वजह से जो है न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है क्योंकि उसकी जो ग्रिप है वैलेंस इलेक्ट्रॉन में वो कम हो रही है। ठीक है, क्योंकि बीच में क्या हो रहे हैं, नंबर ऑफ शेल आ गए हैं। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ गया है। तो एटॉमिक साइज इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। इन ग्रुप वन अब मैं आपको ग्रुप 1A का ट्रेंड बताती हूँ। ठीक है, जिस तरह से मैंने आपको समझाया। तो ग्रुप 1A में क्या है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो आपने देखा कि यार लिथियम पहले, ठीक है, उसके बाद सोडियम है, उसके बाद पोटेशियम है, उसके बाद रुबिडियम है, उसके बाद सीजियम है। तो आपने देखा कि भाई सबसे बड़ा साइज सीजियम का होगा क्योंकि वो जब हम देख रहे हैं कि यार इन अ ग्रुप में एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है तो ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा एटॉमिक साइज, जल्दी से बताएं। सीजियम का होगा। ठीक है, उसके बाद रुबिडियम का होगा, फिर पोटेशियम का होगा, फिर सोडियम। सबसे कम जो होगा वो लिथियम का होगा क्योंकि लिथियम जो है सबसे पहले यहाँ पे ग्रुप में है। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया। अच्छा अब मैं आपको समझा रही हूँ कि बेटा जिस तरह से आपने एटम का देखा इसी तरह से पॉजिटिव आयन का भी यही ट्रेंड है। पॉजिटिव आयन जैसे कि आपको पता है कि सब मेटल्स है, और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मेटल हमेशा से क्या करती है, लॉस करती है इलेक्ट्रॉन को, जबकि नॉन मेटल शेयरिंग में भी पार्टिसिपेट करती है दूसरे एटम्स के साथ, दूसरे नॉन मेटल्स के साथ, और क्या करती है, गेन करती है, क्योंकि नॉन मेटल में टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होती है। ये बात मैंने आपको बता दी थी बहुत डिटेल में, तो यहाँ पे मुझे बार बार बताने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, अच्छा तो मेटल में अब यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि जो आपने एटम के लिए ट्रेंड देखा ना, सेम ट्रेंड आप पॉजिटिव आयन के लिए भी देख लें। और पॉजिटिव आयन कौन से होते हैं, मेटल्स वाले, ये सारे मेटल्स है ना। तो अब इसमें देखें कि सारे पॉजिटिव, लिथियम पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव। तो देखिए इसमें ट्रेंड बिल्कुल सेम है किसके, जो एटम के लिए था। ठीक है, अब वो क्यों, आपको पता है कि मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं। तो जब वो लॉस करेंगे, अगर मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा रेस करूँ, अच्छा बेटे हम कहाँ पे थे, मैं आपको ये बता रही थी कि जो एटम के लिए जो ट्रेंड है, ठीक है, इन अ पीरियड इन अ ग्रुप, सेम पॉजिटिव आयन के लिए भी है। ठीक है, और पॉजिटिव आयन कौन फॉर्म करते हैं, मेटल फॉर्म करते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, लॉस करते हैं इलेक्ट्रॉन को। ये बात मैंने आपको बता दी। अच्छा अब मैं आपको जो दूसरी बात बता रही हूँ वो ज़रा अच्छा पॉजिटिव आयन को क्या कहते हैं, कैटायन कहते हैं, और जो नेगेटिव आयन होते हैं एनायन कहते हैं। ये बात तो पता होगी ना, बचपन में बता दी गई थी। अच्छा अब मैं आपको बता रही हूँ कि देखिए फॉर एग्जांपल सोडियम है। ठीक है, तो सोडियम का जो कैटायन होगा ना, सोडियम जो एटम है ना उसका साइज बड़ा होगा, किससे, सोडियम अपने कैटायन से। क्यों, क्योंकि कैटायन का हमेशा से स्मॉलर देन होता है अपने जो क्या कहते हैं, न्यूट्रल एटम है ना, ये न्यूट्रल एटम है ना सोडियम का। तो इसका जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, जब एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज ऊपर लग जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब है कि भाई इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है निकल गया है, इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा तो खुद सोचे इसका साइज पहले जैसे होगा या कम, या बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। तो खुद सोचे इसने लॉस किया है, तो जब भी लॉस होगा तो इसका साइज क्या होगा, पहले इतना था अब ये इतना सा हो गया है, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, लॉस कर दिया। तो ये बात याद रखिएगा कि जब भी कैटायन की बात होगी तो कैटायन का जो साइज होगा, कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन, इसका साइज हमेशा से क्या होगा, छोटा होगा, किससे, अपने पेरेंट एटम से या न्यूट्रल एटम से, लाइक सोडियम। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं ये एक्सपेरिमेंटली बताऊं तो देखें सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 होता है। ठीक है, जब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। ठीक है, तो इसमें से जाहिर सी बात है, जब भी जिस तरह से मैंने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके बताया, अब इन्होंने वो पीको होता है, पीको होता है एक्सपोनेंट -12। ठीक है, तो जब आपने सोडियम का एटॉमिक रेडियाई निकाला तो वो कितना आ रहा था, 157 पिकोमीटर। ठीक है, और जब आपने सोडियम कैटायन का निकाला, ठीक है, तो वो 95 पिकोमीटर आ रहा था। क्यों, क्योंकि साइज कम हो जाता है। कैटायन का साइज जो होता है हमेशा से स्मॉलर देन होता है अपने न्यूट्रल एटम से। ठीक है, तो खुद देख रहे हैं कि जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन गया तो इसका साइज कम हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं एन आयन का बताऊं, ठीक है, इस सेम अगर मैं एन आयन का बताऊं तो एन आयन का इसका उलट है। एन आयन में क्या होता है, अगर मैं बताऊं कि ये क्लोराइड है। ठीक है, क्लोराइड क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन क्या है, ये एक वो है, नॉन मेटल है। तो इसका साइज जो है, इसका साइज क्या होता है, ये क्लोरीन है, क्लोरीन का साइज हमेशा से कम होता है अपने किससे, एनाइन से।
ठीक है। तो ये एन का जो वो है, एन इज ऑलवेज ग्रेटर, ये हमेशा से ग्रेटर होता है किससे, विद रिस्पेक्ट टू किसके साइज में ग्रेटर होता है, कहाँ किससे, न्यूट्रल एटम से। जैसे कि ये इसका न्यूट्रल एटम है क्लोरीन। अब क्लोरीन का जो है ये जो एन है क्लोरीन का, इसका साइज इतना है, जबकि इस जो न्यूट्रल एटम है उसका साइज इतना है। तो आप खुद बताएं कि इसमें क्यों इतना बड़ा आ गया, क्योंकि खुद सोचें ये पहले न्यूट्रल था, इसमें कोई चार्ज नहीं है। न्यूट्रल मतलब इसमें कोई चार्ज नहीं है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है, नेगेटिव आ रहा है, एक नेगेटिव है, तो इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया है, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है, जिसकी वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज आ गए। तो खुद सोचे इलेक्ट्रॉन की एडिशन हुई है, तो जब इलेक्ट्रॉन की एडिशन होगी, ठीक है, तो उसका साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा अपने पेरेंट एटम से। ठीक है। सो आपने देखा कि नॉन मेटल में क्या होता है, गेन मैंने पहले ही बता दिया था कि नॉन मेटल गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन को और शेयरिंग करते हैं। ठीक है, क्योंकि नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें टेंडेंसी थी, तो इसने इलेक्ट्रॉन जो है गेन कर लिया, जिसकी वजह से इसका जो न्यूट्रल एटम से साइज था वो बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये बात आप फौरन लिख ले अपने पास कि एन इज ऑलवेज ग्रेटर इन साइज विद रिस्पेक्ट टू इट न्यूट्रल एटम। ठीक है, ये दोनों बातें आप अपने पास लिख लें। अच्छा, ट्रेंड बिल्कुल सेम रहेगा जिस तरह से मैंने बताया था। ठीक है, बस क्या हो जाएगा, साइज थोड़ा से कम होगा। मतलब ये जो ट्रेंड मैं आपको बता रही हूँ वो कैटाइन के लिए, तो कैटाइन का ट्रेंड बिल्कुल इन अ ग्रुप इन अ पीरियड सेम न्यूट्रल एटम की तरह ही रहेगा। लेकिन एज कम्पेयर टू इस न्यूट्रल एटम जो है, ये इनका साइज हमेशा क्या होगा, स्मॉल होगा, कि कैटाइन इज ऑलवेज स्मॉलर देन न्यूट्रल एटम। ठीक है, ये बात याद रखनी है। और इस तरह से एन फिफ्थ ग्रुप के बाद नॉन मेटल होंगे, तो एन में क्या होगा, वहाँ पे साइज ग्रेटर होगा अपने न्यूट्रल एटम से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आयोनिक आयंस का भी बता दिया, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयंस का भी बता दिया, और साथ में ये बात भी क्लियर कर दी कि देखो आयंस में ट्रेंड बिल्कुल सेम होगा एटॉमिक रेडियाई का, ग्रुप में भी पीरियड में भी। ठीक है, सेम होगा, ये बात लिख ले। लेकिन डिफरेंस कहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन में। ठीक है, या आप कह लें कि कैट आयन में और एन आयन में। कैट आयन में क्या होगा कि जो कैट आयन का जो साइज होगा वो स्मॉलर होगा न्यूट्रल एटम से, क्योंकि वहाँ पे लॉस होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मेटल्स में लॉस होता है इलेक्ट्रॉन, तो मेटल्स कैट आयन फॉर्म करते हैं, उनका साइज हमेशा क्या होता है, स्मॉलर होता है, किससे, अपने पेरेंट एटम से या न्यूट्रल एटम से। ठीक है, इस तरह से एन आयन क्या होते हैं, वो गेन करते हैं। नॉन मेटल हमेशा से क्या होते हैं, वो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन और शेयरिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉनिक की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। तो नॉन मेटल जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तो उनका साइज जो है बड़ा होता है, ग्रेटर होता है इन साइज एज कम्पेयर टू इट्स न्यूट्रल एटम, अपने न्यूट्रल एटम से या पेरेंट एटम से। ठीक है, सो फिर इसमें बस डिफरेंस आ जाते हैं, बाकी ट्रेंड सेम है। ठीक है, अगर मैं एक्सपेरिमेंटली बता दूं क्लोरीन का, देखिए क्लोरीन का जब हमने रेडियस निकाला तो वो 99 पिकोमीटर था। जब एक इलेक्ट्रॉन की एडिशन हुई और वो एन आयन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, तो देखिए 181 पिकोमीटर हो गया, मतलब इसका साइज बढ़ गया। ठीक है, तो ये सब कुछ था एटॉमिक रेडियाई से रिलेटेड। आई होप कि आपको समझ आ गया हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी वो कोवलेंट रेडियाई पे होगी। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा ट्रिकी है, बहुत ज़्यादा, और इसमें मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी स्टूडेंट की कि मैम काइंडली पहले आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा दें। तो वैसे तो मैंने गैसेस स्टार्ट किया था, मैं चाह रही थी कि स्टेट ऑफ मैटर को कंप्लीट करवा लूँ, लेकिन स्टूडेंट्स की इतनी फरमाइश पे मुझसे रहा नहीं गया। और वैसे यार सच बताऊँ तो केमिकल बॉन्डिंग जो है ना, ये वाला चैप्टर जितना आप लोग इससे भागते हैं, वो क्यों भागते हैं, क्योंकि आप लोग के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, आप लोग अटक जाते हैं। जिस तरह से पहले मैंने अब इसमें मैं कितनी एक्सेप्शन आप सबको बताई ना, कि भाई यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, वहाँ पे भी एक्सेप्शन है। तो अगर इस तरह से आपको पढ़ा दिया जाए ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई परेशानी होने वाली है। ठीक है, जो भी है आप लोग जो है इस चैनल को, डॉक्टर दीना वज़ीर एकेडमी जो मेरा चैनल है, इसको काइंडली शेयरिंग लाजमी करें। देखें आजकल व्यूज़ इतने कम आ रहे हैं कि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। ठीक है, ऊपर से आपने केमिकल बॉन्डिंग पकड़ा दिया है, तो ये मैं मानती हूँ कि थोड़ा सा ना इसमें बिल्कुल ट्विस्ट नहीं हुई इस चैप्टर में, लेकिन जिस तरह से मैं पढ़ा रही हूँ आई होप कि आप लोग को समझ आ रहा होगा। तो वैसे भी मैं काफ़ी बोरिंग चीज़ को भी काफ़ी अच्छे से पढ़ा लेती हूँ, बस आप लोग सपोर्ट दिखाएं, थोड़ा सा शेयरिंग करें। ठीक है, क्योंकि आजकल आपके रिस्पॉन्स बहुत कम आ रहे हैं और मैं भी कुछ परेशान हूँ आजकल, आई डोंट नो। सो मुझे अपनी दुआ में ख़ास कर याद रखिएगा। ठीक है, मेरे लिए, मेरी मामा के लिए दुआ कीजिएगा। ठीक है, इंशाल्लाह
मैं कोशिश करूँगी कि ये जो मई है इसमें मैं आपका पूरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट करवा दूँ, ठीक है। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है। लेकिन आप लोग सपोर्ट लाजमी, आप लोग अपना फीडबैक लाजमी शेयर करें, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। और सेकंड मुझे क्या कहना था कि हाँ, मुझे एक वीडियो बनानी है जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से आप अपने लास्ट 3 मंथ में किस तरह से क्रैक कर सकते हैं एमडीकैट को, और मैं करवाऊँगी इंशाल्लाह, ठीक है। मेरा जो गोल रहेगा कि किस तरह से मैं आपको करवाऊँगी, मैंने कहा था कि 3 मंथ होंगे, 2 मंथ में हमारा सिलेबस कवर करेंगे, लास्ट मंथ में हम रिवीजन करेंगे, ठीक है। और उस 2 मंथ में भी हम 60 डेज़ होंगे ना हमारे पास, 1 मंथ में 30 डेज़ होते हैं, तो 30 फर्स्ट ईयर के लिए, 30 डेज़ और 30 डेज़ हमारे सेकेंड ईयर के लिए। तो इस तरह से होगा इंशाल्लाह सब कुछ हो जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं तो कहती हूँ कि जब भी आप परेशान हुआ करें ना, तो इबादत कुरान पढ़ लिया करें, तस्बीह पढ़ लिया करें, इस्तग़फ़ार पढ़ लिया करें। इस्तग़फ़ार पढ़ने से होता है कि आपकी परेशानियाँ जो है वो मतलब अल्लाह तक मतलब मैंने कहीं पढ़ा था कि जब भी आप परेशान होते हैं ना, तो इस्तग़फ़ार का वेट कर लिया करें, तो उससे काफ़ी सुकून मिलता है, ठीक है। तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग शुक्र करें कि आप लोग के पास ऐसा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है। मेरे वक्त में तो होता है ना, तो मैं पता नहीं कहाँ पहुँच जाती, ठीक है। सो फ़िलहाल मेरे वक्त में था नहीं, इस वजह से मैंने सोचा ये सब करने का, और इंशाल्लाह इसको ये पूरे पाकिस्तान की प्रोविंस के लिए है। कोई भी मुझसे ये नहीं पूछे कि मैम ये किसके लिए है, किसके लिए नहीं। हत्ता कि इंडिया वाले स्टूडेंट भी इसको देख रहे हैं, ठीक है। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, यहाँ पे इंडिया वाले स्टूडेंट भी आए। इस मैं जब देखती हूँ ना कि इंडियन भी देखते हैं, और भी काफ़ी ममालिक है जहाँ से देखा जा रहा है लेक्चर्स को। तो काइंडली आप लोग परेशान ना हो करें, ठीक है। मुझे अपनी दुआ में खास कर याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।